Now, let us understand the second principle or the second doctrine, that is the doctrine of ostensible owner or holding out. This doctrine is given under section 41. Now, what do we mean by ostensible owner? ये ostensible owner क्या होता है? तो, when someone who completely looks like a real owner, मतलब उसे आप देखेंगे उसके बिहेवियर पे से, उसके कॉन्डक्ट पे से, यू विल इमेजिन और यू विल कंसिडर कि यही तो ओनर है, ये रियल ओनर है. सो ही appears to be someone who completely appears to be a real owner but is not the real owner. Then that person is called as ostensible owner. तो मतलब the real owner is holding out. The real owner is holding out and someone else is appearing to be the ostensible owner. Okay. So, ostensible owner means a person having all the indicia. Indicia means indication. Indicia means indications. So where a person has all the indication of ownership without being the real owner, without being the real owner, then that person is called an ostensible owner. Now this is a confusing term. तो आपने shares के अंदर देखा है. तो when a शेयर जो होते हैं डीमैट वाले, डीमैट शेयर्स, वो रियल में किसके नाम पे होते हैं? वो रियल में होते हैं एनएसडीएल या सीडीएसएल के नाम पे. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम होता है? एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम होता है. पर एक्चुअली वो शेयर्स पे ओनरशिप किसकी होती है? उनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन होते हैं? बेनिफिशियल ओनर्स मैं, आप, हम लोग होते हैं. ठीक है. तो in such cases, this is the principle of doctrine of ostensible owner. Now let us see what section 41 has to say about this principle. ये तो हमें ostensible owner का meaning समझ आ गया. अभी ये principle क्या बोलता है वो हम देखेंगे. So where with the consent मतलब approval, जब, where with the owner or with the consent of the persons interested in the movable immovable property, that is the real owner. A person is the ostensible owner of such property. मतलब real owner ने ही शायद इसको ostensible owner बनाया होगा. ये section बोल रहा है कि जब real owner ने किसी इंसान को ostensible owner बनाया है, मतलब वो real owner background में है और उसने अपनी पिक्चर का हीरो किसी और को बनाया है. That person is the ostensible owner. और उस हीरो ने, उस प्रिंसिपल ने, उस ऑस्टेंसिबल ओनर ने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया फॉर कंसिडरेशन. मतलब उसने गिफ्ट किया क्या? नहीं. गिफ्ट छोड़ के अगर उसने कुछ किया, उसने लीज किया, उसने मॉर्गेज किया, उसने सेल किया, उसने एक्सचेंज भी किया, क्योंकि बोला है फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन मनी वैल्यू में हो या कंसिडरेशन किसी प्रॉपर्टी फॉर्म में हो चलेगा. तो गिफ्ट छोड़ के उसने कुछ भी किया उस प्रॉपर्टी के साथ, तो वो ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि ट्रांसफरर के पास अथॉरिटी नहीं थी. हमने देखा है ना, ट्रांसफरर के पास दो चीजें होनी चाहिए. एक होता है कि ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है कि उसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की अथॉरिटी होनी चाहिए. कहाँ देखा था ये? हमने हमारे पार्ट 1 लेक्चर में इस चीज को देखा था कि ट्रांसफरर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ट्रांसफरी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो ये सेक्शन हमें बोलता है कि अगर रियल ओनर ने किसी को ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया, ठीक है. कभी कभी होता है ना
कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो वाइफ क्या हो गई? वाइफ हो गई ऑस्टेंसिबल ओनर, और रियल ओनर कौन है? वो हस्बैंड है, क्योंकि पैसा उस हस्बैंड ने भरा है, प्रॉपर्टी वो हस्बैंड ने खरीदी है। जैसे बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो भले ही वो प्रॉपर्टी के जो ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें वो बच्चों का नाम हो, तो भी उनका रियल ओनर कौन होता है? उनका रियल ओनर उसके पेरेंट्स होते हैं। तो अगर उन बच्चों ने किसी तीसरे इंसान को, थर्ड पर्सन को, वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस केस में क्या होगा? वो ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगा। क्या बाद में पेरेंट्स बोल सकते हैं क्या बच्चे तो पर ओनर ही नहीं थे, गलत हुआ ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी वो बच्चों के नाम पर। वो प्रॉपर्टी को बेचने का राइट ही उसके रियल ओनर ने उनको दिया था। केस ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर और होल्डिंग आउट। बट इस केस में ये क्लियर है कि जो थर्ड पर्सन है, तो एक है रियल ओनर, हमने अभी देखा, एक है रियल ओनर, दूसरा है ऑस्टेंसिबल ओनर, और तीसरा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? ट्रांसफरी। तो ये ट्रांसफरी जो है, ऐसा नहीं चलेगा कि ये ट्रांसफरी को पता है कि ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो, समझो रियल ओनर है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, और ये है मिस्टर ए। सपोज ए को पता है कि वाई सिर्फ और सिर्फ ऑस्टेंसिबल ओनर है एंड ही डज नॉट हैव अ राइट टू मेक द ट्रांसफर, फिर भी उसने वो ट्रांसफर होने दिया, तो इसमें द ए इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ। उसको पता है कि एक्स के पास राइट है, ये एक्स की प्रॉपर्टी है, सो एक्स की परमिशन से ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन ए डज नॉट नो, व्हेन ए इज एक्टिंग इन गुड फेथ, और उसको तो यही लगता है कि अरे अगर लैंड रिकॉर्ड पे वाई का नाम है तो वाई ही ओनर है, उसको पता ही नहीं है कि एक्स कोई है। He does not know that X is there. Secondly, he has taken all the reasonable care. He has checked the documents. He has gone to the land records. He has checked the title deeds जो पहले के ट्रांसफर हुए हैं, वो सब उसने चेक किया है, उसने ड्यू डिलिजेंस किया है, ठीक है, उसने रीजनेबल केयर ली है, और फिर भी उसे लगता है कि वाई ही ओनर है, क्योंकि सब जगह डॉक्यूमेंट्स में तो वाई का नाम है, तो उसे क्या लगेगा? अरे वाई ही ओनर है। तो इन दैट केस ही विल बी अलाउड टू यूज दिस प्रिंसिपल। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ए ने कोई बदमाशी की है, ए हैज एक्टेड इन बैड फेथ, या फिर ए ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है, ए ने कोई चेकिंग ही नहीं की, क्लियरली अगर वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता तो उसमें लिखा है कि एक्स इज द रियल ओनर, लेकिन उसने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े ही नहीं, तो इस केस में ए विल नॉट बी एबल टू यूज दिस डॉक्ट्रिन। So now let us discuss the principles. I am sure कि इन चीजों का definition पढ़ेंगे तो आपको चीजें उतनी क्लियर नहीं होगी, पर जब आप इनकी केस स्टडीज को याद रखेंगे, केस स्टडीज को समझ जाएंगे, तो यू विल clearly understand this principle in detail. So before we move to the case study, हम एक बार quickly एक बेसिक पढ़ लेते हैं। So this doctrine of ostensible owner is, so let us just understand a few basic principles. अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनरशिप है, जनरली रूल क्या होता है? मैं अगर किसी जगह का टेनेंट हूं, तो कैन आई गो एंड सेल दैट प्रॉपर्टी? नो, कैन अ टेनेंट who only holds a lease, he only has a right
to lease the property, can that person actually sell the property? No. So a person who has a title to something can only do as much as that title gives him the right to do it. So the tenant only has the right to live or use the property, but he cannot sell or transact with the property. He cannot mortgage the property. And if his agreement does not allow him, he cannot even lease the property. So the principle usually is that a person cannot confer a better title than he has. That a man who has the title of a lessee, who has the title of a mortgagee, cannot sell a property. Only an owner can sell a property. But this principle is an exception to that rule. So even if the ostensible owner does not have a right to sell something, he does not have a title to sell it, but if he only has a right to mortgage it, still this doctrine will be used and his sale will be held as valid. So we had learned how someone should be authorized to do something. A transferor has to have two conditions. He should be capable or competent to contract, and he should be authorized to transfer. So in this case, that authorization is not required if he is proven to be a ostensible owner. Let us just go through the ingredients of this doctrine. So, there are four ingredients of this doctrine. The first is that the transferor, that person who has transferred, has to be an ostensible owner. That is, he is not the real owner, but he appears to have all the indicia of ownership. That is, he appears to be an owner. And this is with the consent of the real owner. इसमें the real owner has only appointed him as the ostensible owner for some other reason. The transfer is for consideration. मतलब क्या? गिफ्ट हो जाएगा exclude. गिफ्ट चलेगा क्या? नहीं. Except gift, all other transfers are valid. And the transferee has acted in good faith and has taken reasonable care to ascertain that the transferor has power to make transfer. So transferee जो है, जो third party है, that person has not acted in bad faith. That is, he did not know that this person is ostensible owner. He did all his responsibilities. He did his due diligence. He did his scrutiny. He checked the records before making the transfer. So now let us try and understand the concept of the doctrine of ostensible owner under section 41 with an example. So, examples are the best way in which you can remember these doctrines. Next time अगर कोई आपके पास आएगा तो आप बस उन्हें ये example समझा दो और उसे वो principle समझ जाएगा. इससे आपकी memory में भी ये principle एकदम fit हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद रहेगा. तो पहला case study पढ़ते हैं. अभी ना हम लोग इस doctrine of ostensible ownership में हम दोनों केसेस पढ़ेंगे. कौन सी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर है और कौन सी केस में ये डॉक्ट्रिन वैलिड नहीं है या एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हम दोनों पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, ए मेड अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी. ओके, बट ही कंटिन्यूड इन पोजेशन ऑफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी. उसने ये प्रॉपर्टी बी को दे दी बट पोजेशन खुद के पास ही रखा. जनरली ऐसा होता है व्हेन यू गिफ्ट समवन तो पोजेशन भी चला जाता है. बट ही सेड यार मैं आपको आज गिफ्ट करके दे देता हूँ पर मैं कुछ दिन और रहता हूँ ना यहाँ पे. ठीक है, तो उसने वो गिफ्ट दे दिया. फिर कुछ दिन बाद ए ने क्या किया, ए ने यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी जो थी वो सी को भी बेची. अभी मुझे बताओ, विल दिस सेल बी वैलिड?
will C be able to say that sir ये तो ऑस्टेंसिबल ओनर लगा मुझे, तो सी बी गया सी के पास। जब ए ने प्रॉपर्टी सी को बेच दी और ए ने वो पोजेशन भी सी को दे दिया, तो फिर बी वेंट टू सी, बी सेड सर ये मुझे ऑलरेडी गिफ्ट हो गई है, हाउ कैन यू टेक दिस प्रॉपर्टी। सो सी सेड अरे नहीं नहीं, आपको गिफ्ट भी किया होगा, तो इन्होंने वो गिफ्ट रिवोक कर दिया था और इन्होंने मुझे रिवोक करने के बाद ये प्रॉपर्टी बेची। तो सी इज शॉक्ड, ठीक है। ही सेज दैट सर मुझे तो बिकॉज ए वहां रह रहे थे और पहले भी ए के नाम पे प्रॉपर्टी थी, तो आई थॉट ही इज एंटाइटल्ड टू सेल इट। विल सी बी एबल टू यूज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर? हु विल यूज दिस? थर्ड पार्टीज विल यूज दिस डॉक्ट्रिन ना। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कौन यूज करता था? द ओनर। इस केस में who will use it? It will be the third parties. So there is an A, there is an B and there is a C. गिफ्ट हो गया और सेल भी हो गया। अभी क्या वैलिड है? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिफ्ट है। इज इट अ ट्रांसफर फॉर कंडीशन कंसिडरेशन? No, there is no consideration. And what we had seen कि consideration वाला ही तो transfer allowed है ostensible ownership की केस में, है ना? तो इसलिए ये valid नहीं होगा। Let us now go to the second example. There is a joint Hindu family. उसका एक manager है मिस्टर A and there are some minor members. ठीक है, उन लोगों का एक हाउस है। नाउ मिस्टर एक्स को मिस्टर ए ने, ही इज ओनली अ मैनेजर, ही सेल्स द एंसेस्टरल हाउस टू मिस्टर एक्स। अभी विल मिस्टर, अभी माइनर्स को पता चला एंड दे से दिस सेल इज इनवैलिड। Now you tell me, what is correct? Is the sale correct? Like Mr. X, can he say that Mr. A or manager A is the ostensible owner? No. Why no? Because minor ने कभी बोला ही नहीं था. He was only a manager all the time. Was he in any way shown as the ostensible owner? Real owners ने कभी भी उसको consent दिया था क्या owner बनने के लिए? नहीं. There was no consent ऑफ रियल ओनर। कंसेंट ऑफ रियल ओनर होना चाहिए ना ऑस्टेंसिबल ओनर के लिए। सो ये होना चाहिए, पर ये नहीं था, इसलिए ये कभी ऑस्टेंसिबल ओनर बना ही नहीं। तो आप बोलेंगे अरे ये केस में भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है, ये केस में भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है, तो कब ऑस्टेंसिबल ओनर होता है कोई? So now we will take two examples of when this doctrine is or would be applicable. So there is a husband. उसने क्या किया? अपनी वाइफ के नाम पर एक लैंड लिया। एक हस्बैंड है तो उसने एक लैंड लिया किसके नाम पे? वाइफ के नाम पे। और खुद पिलग्रिमेज पे चला गया। पैसा किसने भरा? हस्बैंड ने। नाम किसका है? वाइफ का। और उसने वाइफ को बोला पिलग्रिमेज पे जाने से पहले कि मिसेस सो एंड सो, आप मॉर्गेज कर सकते हो लैंड को, आप प्लीज ये लैंड मॉर्गेज कर देना। लेकिन वाइफ ने क्या किया? वाइफ ने बेच दिया। अभी हस्बैंड पिलग्रिमेज से वापस आया, हस्बैंड सॉ कि अरे वाइफ ने तो लैंड बेच दिया। नाउ ही गोज टू द कोर्ट एंड ही सेज दैट आप लैंड वापस कीजिए, क्योंकि वाइफ के पास तो सिर्फ मॉर्गेज का राइट था, तो वाइफ ने सेल कैसे कर दिया? You see, a husband enters his land in revenue records in wife's name. मतलब नाम किसका था?
वाइफ का, एंड देन ही वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज. बिफोर हिज डिपार्चर, बिफोर ही लेफ्ट, ही अलाउड हर टू मॉर्गेज. उसने किसकी परमिशन दी? मॉर्गेज की. बट आफ्टर ही लेफ्ट, वाइफ ने क्या किया? सेल कर दिया. तो ही सेज सेल को इनवैलिड करो, और मॉर्गेज की परमिशन थी तो मुझे लैंड वापस करो. इज दिस करेक्ट? नो. वाइफ इज द ऑस्टेंसिबल ओनर. वाइफ का नाम किसके कंसेंट से ओनर बनाया था? हस्बैंड ने खुद की मर्जी से वाइफ के नाम पे लैंड लिया था ना. हस्बैंड ने बोला था, खुद की मर्जी से लिया था. हस्बैंड ने जब पैसे भरे तब खुद से वाइफ का नाम डाला था वहां रिकॉर्ड्स में. तो जो थर्ड पर्सन होगा, मिस्टर सी, जब उसने लैंड खरीदा, उसको दिखा रही वाइफ के नाम पे लैंड है, वो बेच रही है, ठीक है ना. तो अब हस्बैंड मांग सकता है क्या वापस? नहीं. ये जो मिस्टर सी है वो बोलेंगे कि वाइफ इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, वाइफ इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, एंड दैट इज व्हाई आई विल नॉट गिव द लैंड. सो दिस इज अ केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर. एप्लीकेशन मतलब इस केस में इस डॉक्ट्रिन को अपहोल्ड किया जाएगा. नाउ दिस इज रियल केस लॉस. लास्टली, आपने कभी बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में सुना है? बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्चुअली प्रोहिबिटेड है. देयर इज अ एक्ट which prohibits benami, which regulates, and now there's a bill which will prohibit. अरुण जेटली सर ने वो बिल लाया था. ठीक है. बेनामी ट्रांजैक्शन कब होता है? जब एक इंसान पैसा भरता है, बट फॉर सम रीजन प्रॉपर्टी खरीदता या उसका पैसा कौन भरता है? एक इंसान. पर वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे नहीं करता, वो किसी और के नाम पे करता है. और बाद में दैट पर्सन, जो दूसरा बंदा होता है जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी की जाती है, उसका नाम रिकॉर्ड में होता है. लेकिन एक्चुअल ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का? जिसने पैसे भरे हैं. ठीक है. तो सपोज मिस्टर ए buys the property in the name of मिस्टर बी. तो ये जो मिस्टर बी है ना, उनको कहा जाएगा बेनामी दार. ठीक है. तो ही इज द ऑस्टेंसिबल ओनर. सबसे कॉमन या सबसे क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर इज बेनामी ट्रांजैक्शन. क्योंकि इस केस में रियल ओनर कौन होता है? जिसने पैसे भरे हैं. एक्चुअल में दैट पर्सन कंट्रोल्स हाउ थिंग्स विल वर्क, हु विल डू व्हाट. बट नाम किसका होता है? वो होता है बेनामीदार का नाम, जिसका रिकॉर्ड्स में नाम होता है. ठीक है. तो नाउ इफ ये जो बेनामीदार है उसने किसी को सेल कर दी वो प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, एंड ही डिड नॉट डिस्क्लोज ओनली कि मिस्टर ए ने वो पैसे भरे थे या मिस्टर ए इज द रियल ओनर. तो इस केस में क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनरशिप अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. इस केस, दिस केस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर.